नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। टीवी 6 न्यूज नेटवर्क के प्राइम टाइम डिबेट में आपका स्वागत है। मेरे साथ हैं आर्थिक मामलों के दो सुपरिचित शख्सियत, डॉक्टर आलोक पुराणिक स्टूडियो में हमारे साथ, और अरिहंत जैन, बिजनेस स्टैंडर्ड के वरिष्ठ पत्रकार। आज का विषय है कमर्शियल गैस के क्यों बढ़े दाम। लेकिन कार्यक्रम से पहले आप दर्शकों से छोटा सा अनुरोध है कि आप लाइक करें हमारे प्रोग्राम को, सब्सक्राइब करें, हमारा वेब पेज भी गूगल पर देखें, tv6newsnetwork.com। उसमें लॉगिन करें और देखें कि हम क्या क्या कंटेंट उसमें देते हैं। आज इस कार्यक्रम को शुरू करने से पहले एक ग्राफिक की तरफ हम जरूर कहेंगे कि आप देख लीजिएगा, जिसमें क्या हमने विवरण दिया है। सप्लाई और डिमांड को थोड़ा समझना जरूरी है। तो शुरू से कि किस तरह से भारत में पेट्रोलियम गैस का उत्पादन लोगों तक पहुंचा। तरलीकृत पेट्रोलियम गैस, जिसे एलपीजी कहते हैं, उसका उत्पादन 1940 और 50 के दशक में भारत में कार्यरत अंतर्राष्ट्रीय तेल कंपनियों बर्मा शेल और स्टेनबैक द्वारा शुरू किया गया था। बर्मा शेल ने 1955 में मुंबई में एलपीजी के लिए विपणन कार्य शुरू किया, लेकिन इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन आईओसी को इंडियन ब्रांड नाम से कोलकाता में पहला एलपीजी कनेक्शन जारी करने में 10 साल लग गए। 1970 के दशक की शुरुआत में लोग एलपीजी का उपयोग करने से डरते थे। इस वजह से 1970 में केवल 2,35,000 उपभोक्ता आईओसी के इंडियन एलपीजी के साथ पंजीकृत थे। बाद में यह डर धीरे धीरे खत्म हो गया, क्योंकि 3 दशकों में गैस का उपयोग करने वालों का पंजीकरण बढ़कर 14.8 मिलियन हो गया। अप्रैल 2014 में आते हैं, जब एलपीजी उपभोक्ता 14.52 करोड़ थे, जो मार्च 2023 में बढ़कर 31.36 करोड़ हो गए। संख्या का ध्यान रखिएगा। अब डिमांड की बात हो गई तो सप्लाई को भी थोड़ा समझ लेते हैं। ग्राफिक देखिएगा। 1970-71 में एलपीजी का घरेलू उत्पादन 0.17 मिलियन टन एमटी था। 1970-71 से 1980-85 तक एलपीजी उत्पादन में वार्षिक औसत 13.3% से अधिक की वृद्धि हुई, लेकिन 1995-96 से 2001 तक यह बढ़कर 31.34% से अधिक हो गया, जब जामनगर में निजी क्षेत्र की रिफाइनरी चालू हो गई। ग्राफिक पर ध्यान दीजिएगा आप लोग भी। 2020-21 से 2022-23 तक एलपीजी उत्पादन 3.1% की वार्षिक औसत दर से बढ़ा। कच्चे तेल प्रसंस्करण क्षमता में एलपीजी की हिस्सेदारी 2010-11 में लगभग 5% थी और 2022-23 में की रिफाइनिंग की जो क्षमता लगभग 4.2% रह जाएगी। मतलब इन आंकड़ों को बताने का अर्थ ये है, ये जो आंकड़े हम दिखा रहे हैं, इसे बताने का मतलब यह है कि खपत तो बढ़ गई, काफ़ी बढ़ गई खपत, लेकिन रिफाइनर्स ने एलपीजी उत्पादन क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि नहीं की। 10 साल तक हम सिर्फ ढोल पीटते रहे। चलते चलते थोड़ी सी बात पीएनजी के बारे में भी कर लेते हैं, क्योंकि इसका उपयोग खाना पकाने के लिए भी किया जाता है। 2014 में 25.40 लाख लोग पीएनजी का इस्तेमाल कर रहे थे। मार्च 2023 में इनकी संख्या बढ़कर 102.93 लाख हो गई। यानी मोदी राज में पाइप से गैस की मांग 10 गुना बढ़ गई है। सप्लाई कितनी बड़ी है इसे हम देखते हैं। सप्लाई नहीं है उस तरह से, और इस वजह से लगता है कि ये डिमांड और सप्लाई का जो बहुत बड़ा फर्क धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, ये कहीं ना कहीं आम उपभोक्ता पर असर डालने वाला है। और ऑयल मार्केटिंग कंपनी की तरफ से थोड़ा सा हम प्रोग्राम को ओपन करना चाहते हैं। इस प्रोग्राम में किस विषय पे क्या हमें कहना है। ऑयल मार्केटिंग कंपनी की तरफ से हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी के दाम में बदलाव किए जाते हैं। आज नवंबर के पहले दिन ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की तरफ से कमर्शियल सिलेंडर के दाम में 103 रुपये का इजाफा कर दिया गया है। हमारे लिए आज ये बड़ी खबर थी। इस बढ़ोतरी के बाद 19 किलोग्राम वाला गैस सिलेंडर 103 रुपये महंगा हो गया। तो नवंबर महीने की शुरुआत के साथ ही देश को जिस तरह के तोहफे दिए गए हैं सरकार की तरफ से, ये बड़ा चिंता की बात है। इस तोहफे का नुकसान हमें
भुगतना होगा, आम उपभोक्ता किस तरह से भुगतता है, इस पे चर्चा के लिए हमारे दोनों मेहमान साथ हैं, तो बात करते हैं हम इस विषय पर। तो इसका किस तरह से क्या असर पड़ेगा, सबसे पहले आर्यन जैन जी से ही पूछते हैं कि आप क्या समझते हैं इस तरह की बढ़ोतरी, जबकि ये जहाँ जहाँ इस तरह की बढ़ोतरी हुई है वो चुनाव वाले राज्य तो नहीं है, लेकिन चुनाव हो रहे हैं 5 राज्यों में, उसका असर क्या उस पर पड़ेगा, या फिर आम कंज्यूमर है हमारा, उपभोक्ता है, उस पर किस तरह का असर पड़ेगा, ये भी हम जानना चाहेंगे आपसे। देखिए, यह कोई पहली बार बढ़ोतरी नहीं हुई है। इससे पहले पिछले महीने भी सरकार ने बढ़ोतरी की थी। तो अक्सर यह हुआ है कि सरकार एलपीजी को सब्सिडी देने के लिए कमर्शियल गैस को महंगी करती जाती है। लेकिन कमर्शियल गैस का इस्तेमाल ज़्यादातर छोटे लोग करते हैं, जैसे फुटपाथ पे ठेला लगाने वाला, रेहड़ी वाला, छोटा रेस्टोरेंट, हलवाई, ये सब इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब है कि आप जब जाएंगे खाने पीने, तो उसको आज नहीं तो महीने भर बाद, 2 महीने बाद उसको अपनी चीज महंगी करनी पड़ेगी। तो अंततः उसका असर आम आदमी पर पड़ेगा, उसकी जेब पर पड़ेगा। उसके लिए खाने पीने या बाहर जाना, आउटिंग करना थोड़ा महंगा हो जाएगा। जी। एक सीधा सीधा असर ये होता है। आप एक तरफ आपको कोयला रोकना है और कोयले की भट्टियां न जले, इसके लिए आप उसका बढ़ावा दे रहे हैं, पॉल्यूशन ना बढ़े और काला वगैरह सब कुछ ना हो, लोगों के फेफड़े में काला न जाए, तो गैस का इस्तेमाल को बढ़ावा दे रहे हैं आप स्वच्छ ऊर्जा के नाम पर। दूसरी तरफ आप इसको बढ़ावा भी, दूसरी तरफ इसको महंगा भी कर दे रहे हैं। तो इसका असर अल्टीमेटली आम आदमी को होगा। रही बात चुनाव की, तो चुनाव वाले राज्य हों या 6 महीने बाद लोकसभा चुनाव हो, ये चूंकि लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसका कह नहीं सकते कितना असर होगा, लेकिन थोड़ा बहुत असर तो होना स्वाभाविक है। एक एक और चीज़ है जो कि शायद उसको भी शामिल करना चाहूँगा डिस्कशन में, वो ये है कि ऊर्जा के क्षेत्र में जैसे कि हम बिजली भी कमर्शियल में ही आता है, और कमर्शियल कई ऐसे प्लांट भी हैं देश में जहाँ की गैस का इस्तेमाल होने लगा है। दूसरा ये कि सरकार जिस तरह से समय समय पे बढ़ाती गई, जैसा कि आपने बताया भी, हम सब जानते हैं कि टाइम टू टाइम ये रिव्यू करते हैं, और गैस की कीमतें बढ़ती हैं, कमर्शियल खासकर बहुत तेज़ रफ्तार में बढ़ी हैं। तो आम उपभोक्ता जो कि समोसे अगर 5 रुपये का आज से 2 साल पहले खरीद रहा था, धीरे धीरे 8 का बढ़ा, फिर 8 से 10 हुआ, 10 से 15 हुआ। सरकार अगर कई बार कहती कि देखिए बहुत बड़ा, हमने बहुत कम कर दिया दाम, पता चला कि 2 रुपये या 1 रुपये या 50 पैसे कम किए, लेकिन समोसे की कीमत कभी 20 रुपये से घट के 15 पे, या 15 से घट के जी। 10 पे नहीं आई। यानी जो बढ़ गया सो बढ़ गया, उसकी कीमत फिर वापस नहीं लौट के आती है। तो आप क्या सोचते हैं, बिजली का जो उपभोक्ता है या फिर समोसा खाने वाला है, उसकी बात हम क्यों ना करें, उस पर चर्चा क्यों ना करें? हम जो खाने पीने की आम आदमी की चीजें हैं, चाहे समोसा हो, चाहे वो तंदूरी रोटी खाता हो या सब्जी खाता हो, दाल खाता हो, हम उसको छोड़ भी दें, तो आपकी बाकी जो इंडस्ट्रीज है, ये न केवल कुकिंग में इस्तेमाल होता है, नहीं बनाने में, खाना वगैरह बनाने में, इसका इस्तेमाल ईंधन के रूप में भी होता है। ठीक है। दूसरा, इसको हीटिंग में भी काम लिया जाता है, गर्म करने की चीजें। जी। और दूसरा, रेफ्रिजरेशन में भी इस्तेमाल होता है। हाँ, जो छोटी इंडस्ट्रीज है, जो मतलब आपके दो दो चार चार लोग एम्प्लॉय रखती हैं, जी। जो बहुत छोटे किस्म का काम करते हैं गांव में, कस्बों में, उन पे भी असर आता है। अल्टीमेटली 100 रुपए कोई कम नहीं होता। ये तब है जब रिजर्व बैंक कह रहा है कि खुदरा महंगाई उसको 4 से 6 के बीच रखनी है। महंगाई ठीक है, अभी पिछले महीने 5% से थोड़ा ऊपर रही है, जी। लेकिन पिछले कई महीनों से लगातार ये 6% से ऊपर रही है। तो महंगाई का असर तो साफ साफ है। खुदरा में है, खाने पीने की चीजों में सबसे ज्यादा महंगाई बढ़ी है। अगर आप टमाटर या प्याज वगैरह को छोड़ भी दें, तो आपकी तेल भी महंगे है, आपका गैस भी महंगी है, आपकी ऊर्जा भी महंगी है, पेट्रोल डीजल भी महंगा है, सब कुछ महंगा है। डॉक्टर आलोक पुराणी साहब, जी। आप पे आता हूँ। जिस तरह से युद्ध का माहौल चल रहा है पिछले 7 अक्टूबर के बाद से लगातार, कहीं ना कहीं क्या इसका कोई लिंक है गैस की कीमतें जो बढ़ी हैं उससे? देखिए, हमास, इसराइल और पूरा मध्य पूर्व और उसके आसपास का इलाका, ये दरअसल कच्चे तेल का एक जी। बड़ा प्रमुख स्रोत है। जी। और उसमें एक आप और ऐड करें कि रूस अपने आप में बहुत बड़ा स्रोत है। और इसमें आप और उससे देखिए, हम गैस भी ले रहे हैं, जैसे रूस से, गazprom सबसे ज्यादा गैस जी की सप्लाई कर रहा है हमें। जी जी। बिल्कुल।
तो रूस और ये पूरा अरब ब्लॉक हाल के इस हमास प्रकरण के बाद एक अलग तरीके से करीबी इनमें बढ़ी है। जी तो मुझे याद है कुछ वर्ष पहले सऊदी अरब के एक प्रिंस आशंकित रहा करते थे। वो कहते थे कि मुझे नहीं पता कि मैं $100 पर बैरल का भाव दोबारा इस जिंदगी में देखूंगा, क्योंकि तब बहुत नीचे जाके जी तेल चला गया था। लेकिन अब 100 के आसपास हम कभी भी आ सकते हैं। तो देखिए बात दरअसल क्या है कि अंततः कच्चे तेल का भाव अगर बढ़ेगा तो सारी चीज़ों के भाव बढ़ेंगे। दूसरी बात यह कि जैसा रिहन जी ने कहा कि 5.02% का सितंबर का कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन का डेटा है। इसमें देखिए सारी कहानी ये आती है कि आखिरी में पैसा निकालना उसी की जेब से है जिसकी जेब से निकल सकता है, और वो है कंज्यूमर। अभी ये जो भाव, जैसे आपने खुद ये बताया कि तमाम जगह फैक्ट्रीज में इसको एनर्जी सोर्स के तौर पे यूज करते हैं, तो पर यूनिट कॉस्ट की कॉस्ट कहीं ना कहीं से बढ़ेगी। कोई भी कंपनी, कोई भी कारोबारी अपनी कॉस्ट बढ़ाने का एक रिजल्ट ये निकालता है कि प्राइस ज्यादा वसूलता है, या दूसरी कलाकारी करता है। वो कलाकारी दूसरी क्या होती है कि कच्चे रॉ मटेरियल के भाव बढ़ते तो कंपनियों ने पहले 12 बिस्कुट देती थी तो 10 बिस्कुट शुरू कर दिए, 10 दी तो 8 शुरू कर दिए, रोटियों का साइज कम कर देते हैं, सब्जी का कुछ क्वालिटी कम करते हैं। तो अंततः आखिर में कहीं ना कहीं उसका खामियाजा कस्टमर को भुगतना पड़ता है। तो मुझे यूँ लगता है कि एक तरफ तो हमास, गाजा और कच्चे तेल का वो सीन, तो आने वाले वक्त में हमें एक महंगाई वाली स्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। और जो रिजर्व बैंक की योजना या जिनकी इच्छा है कि 4% की जो रहनी चाहिए कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन रेट, मुझे नहीं लगता कि हम उसके आसपास कहीं जाने वाले हैं। इसमें एक चीज समझने की ये भी है कि महंगाई का मसला सिर्फ महंगाई का मसला नहीं। महंगाई अंततः जाके कहीं ना कहीं ब्याज दरों को प्रभावित करती है। जब आप 5 का 6% अगर महंगाई हो जाएगी तो ब्याज दर और महंगा होगा, ब्याज दर और महंगा होगा तो हमारे उद्योगपतियों के लिए वो लागत महंगी होती है। पूरा कुचक्र होता है। तो मुझे लगता है कि इस कुचक्र में हम ना फंसे, ऐसी शुभकामना की जानी चाहिए। लेकिन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हालात जो है, मुझे उससे चिंता होती है। वो विवश कर देते हैं कहीं ना कहीं फंसने के लिए। लेकिन एक और बात है, लोगों को मैं देखता हूँ कि कोई फर्क नहीं पड़ता महसूस होता है। आप जब फॉर एग्जांपल कच्चे तेल का दाम जब बढ़ाने की चेष्टा होती है, या सरकार खुद घोषणा करती है कि इतना, सरकार के माध्यम से तेल कंपनियां हैं वो घोषणा करती है कि ये रेट आज का बढ़ो। आप माइक लेके जाते हैं पेट्रोल पंप पर और 100 में से 90 लोग को कोई लेना देना नहीं है, भाई भर दो जितना भरना है पेट्रोल। बाइट लेने पत्रकार जाता है तो कहते हैं कोई बात नहीं सरकार, कोई खास बात नहीं है, थोड़ी एक आध लोग शायद कहें कि बहुत गलत हो रहा है, ये ठीक नहीं हो रहा है, वरना किसी को कोई मतलब नहीं दिख रहा है। तो क्या पब्लिक रिएक्शन इतना मृत सा क्यों हो गया है? एक सवाल आर्यन जी से, और दूसरा ये कि जो मैं, चूंकि आप बिजनेस जर्नलिस्ट हैं और देश के एक नामी गिरामी अखबार के जर्नलिस्ट हैं, तो बिजनेस स्टैंडर्ड में होने का मतलब कुछ अंदरूनी खबरें भी होती हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि जीएसटी में तेल गैस की कीमतें क्यों नहीं शामिल की जाती हैं, क्या वजह हो सकती है? दो सवाल आपसे। देखिए, इसकी वजह जो मुझे लगता है व्यक्तिगत तौर पे, वो लगता है कि राज्य शायद उसके लिए तैयार नहीं है। शराब की और अगर बिक्री भी तैयार भी शामिल हो है? जाएंगे, शराब की बिक्री से भी, हाँ वो भूल गया था मैं। मुझे लगता नहीं कि वो तैयार होंगे राज्य। अगर तैयार भी होंगे तो मान के चलना चाहिए कि इसकी रेट 28 से कम नहीं होगी। और दूसरा, राज्य को अगर जहां लगेगा कि हमें कुछ घाटा हो रहा है तो इसके बदले कंपनसेशन भी मांगेंगे। इसलिए मुझे फिलहाल तो नहीं लग रहा कि ये बहुत जल्दी होने जा रहा है। वो तभी हो सकता है जब उनमें राज्यों को लगेगा। इस पे कुछ राज्य ऐसे हैं, महाराष्ट्र, गुजरात वगैरह, जिनका राजस्व अच्छा है, जिनकी इनकम अच्छी है, लेकिन कुछ राज्य बहुत ही गरीब है। उनके यहाँ तो इतनी कमाई भी नहीं है, न इतनी गाड़ियां बिकती है, न इतना मकान बिकते हैं। ये एक मुझे बड़ा कारण लगता है। इस वजह से ये टलेगा भी मामला, कम से कम अगले चुनाव तक तो टल ही रहा है। लोकसभा चुनाव के बाद विचार होगा इस पे। आर्यन जी, एक सवाल जरूर कतर के हवाले से मैं पूछना चाहूँगा, क्योंकि एक मेजर गैस सप्लायर कतर है भारत के लिए। राजपुर से जो सप्लाई हम लेते हैं, तो इस समय जो पिछले हफ्ते से वो चल रहा था, अपने जो पूर्व नौसैनिक थे उनको जो सजा दी गई थी, उसके बाद से लगने लगा था कि कुछ ना कुछ कतर से ट्रेड वाले मामले में गड़बड़ियां होंगी। और खासकर
जो गैस का जो इशू है, हो सकता है कि कतर की तरफ से, लेकिन अखबारों में उस तरह से आ नहीं रही खबर। चूंकि आप हैं वहाँ पर और अपडेट हैं, तो थोड़ा हमारे दर्शकों को बताना चाहिए कि क्या इसके पीछे भी कतर से जो, क्या उसकी वक्र दृष्टि पड़ गई है भारत से गैस के ट्रेड में? कुछ कहना चाहेंगे आप इस बारे में? इजराइल हमास का जो मामला चल रहा है, जिससे कच्चा तेल महंगा है, वहीं पर एक छोटा सा एक और विषय घुसा हुआ है। वो ये है कि कतर से हम गैस बहुत इंपोर्ट करते हैं, और कतर और जी, भारत में अभी कुछ दिनों से संबंध थोड़े से गड़बड़ा गए हैं। तो निश्चित। गैस हो सकता है कि अभी और महंगी हो। तो मैं रशिया इस से भी सवाल पे गैस आने ही सप्लाई वाला महंगी था। पड़ता है। हाँ जी। हाँ, गैस रशिया से मंगाना और महंगा पड़ सकता है, और कतर से सप्लाई भी टूट सकती है। तो वेनेजुएला से इनको मंगवाना पड़ेगा, तो दूर पड़ेगा वो। तो ये अभी गैस का मामला लगता है कि इतना ठंडा जल्दी होने वाला नहीं है। और आप क्या समझ रहे हैं जीएसटी वाला जो मैंने प्रश्न किया, कि जिस तरह से जीएसटी के इन्वॉल्वमेंट एक देश, मैं उस प्रश्न पर फिर दोबारा से आ रहा हूँ। इस देश में बार बार ये मांग होती है कि एक देश एक कानून एक चुनाव। तो कब आखिर सरकार की तरफ से कोई संकेत, क्या इस 2024 से पहले नहीं मिलने वाला कि गैस की कीमतें बिल्कुल या नहीं, तेल की बिल्कुल नहीं कीमतें, होने वाला इनका है। भी पूरे नहीं, दूसरे जो हर नहीं। राज्यों का, मैंने ग्राफ में भी दिखाया अभी थोड़ी देर पहले, मैं ग्राफ के जरिए भी अपने दर्शकों को दिखाना चाहूँगा, समझाऊंगा कि क्या हुआ है, किस तरह से राज्यों में इस तरह से जो सप्लाई है वो पहली बार की उतना सप्लाई कर नहीं पा रहे हैं जो डिमांड है उसके अनुसार। और दूसरा कि सरकार उसमें काफ़ी पीछे चली गई डिमांड के अनुसार सप्लाई करने। वो काफ़ी बड़ा रेशियो है जो मैंने अपने ग्राफिक में दिखाया पहले। तो इन चीज़ों को कैसे एड्रेस करेगी सरकार? 10 साल हो गए। वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसमें जो मसला है वो राज्यों का है। राज्य क्या इतना जल्दी अपना रेवेन्यू छोड़ना चाहेंगे? जैसे शराबबंदी की बात चलती है जी कि राज्य कितने तैयार है शराबबंदी के लिए? यार नहीं, आप देखिए दिल्ली में बहुत दुकानें खुल जाती है, यूपी में, राजस्थान में हर किराने की दुकान पे आपको शराब की बोतल जी मिलती है। तो ये ऐसा विषय है। आप देखिए पूरे देश में पेट्रोल की कीमतें हर राज्य में अलग अलग है, जी कहीं कम है, कहीं बहुत ज्यादा है। तो वो मुझे लगता है नहीं कि राज्य इतना जल्दी तैयार होंगे, जब तक कि उनको ये एश्योरेंस नहीं मिलेगा कि हमको केंद्र इतनी भरपाई करेगा, इसके बदले हमें यहाँ से रेवेन्यू मिलेगा। जी जी। तब तक मुझे नहीं लगता है कि राज्य उसके आसानी से तैयार होंगे। डॉक्टर आलोक पुराणिक साहब, जी। एक दो चीज़ें आपसे समझना मैं चाहूँगा। एक तो ये कि जिस तरह से अ, यहाँ पर डिमांड की बात करूँ, तो डिमांड और सप्लाई का जो रेशियो है, सबसे अधिक मैंने देखा है कि गुजरात में सबसे ज़्यादा डिमांड है और वहाँ सप्लाई भी उसी तरह से है। गुजरात के बाद महाराष्ट्र का नंबर आता है और तीसरे स्थान पर दिल्ली है, बाकी फिर दूसरे लोकेशंस हैं जो कि। तो एक तो है कि प्राथमिकता गैस की, सरकार एक तरफ से कहती है कि भाई हम घर घर गैस हमने पहुंचा दिया, छोटे छोटे शहरों में पहुंचा दिया, लेकिन अभी भी गैस की सप्लाई जो है वो मेट्रो सेंट्रिक है। जिसका उदाहरण मैंने दिया किस तरह से गुजरात सबसे आगे है, और खासकर वहाँ का जो मेट्रो सिटीज़ हैं, दिल्ली है, फिर महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे या जी। दूसरे नागपुर जैसे लोकेशंस होंगे। महाराष्ट्र के गांव की मैं बात नहीं कर रहा। तो ये सरकार की जो नीति है, ये सरकार की जो घोषणा है, उसका ज़मीन पे क्यों नहीं दिख रहा है? आप दूर आप चले जाएं, हिमालय के जो सटे हुए इलाके हैं, और लद्दाख में भी कई, मैंने सुदूर इलाकों को देखने का अवसर मिला मुझे। वहाँ नहीं है गैस की सप्लाई उस तरह से। या गांव में चले जाइए, बिहार यूपी के गांव में भी चले जाइए, तो गैस की जो उसके बीच में कई सारे दलाल बैठे हुए हैं, कई सारे बिचौलिए बैठे हुए हैं जो कि औने पौने दाम से गैस मंगाते हैं। नेपाल से सटा हुआ जो बॉर्डर है, वहाँ से भी गैस की जो सप्लाई चेन है, तो जो कीमत सीमा इस पार 1,000 है मान लीजिए, तो नेपाल के ऊपरी इलाके में जाते जाते 3,000 उसकी कीमत हो जाती है। तो क्या है ये, इसका अर्थशास्त्र है, चूंकि आप अर्थशास्त्री हैं, तो दोनों चीजें, उसका समाजशास्त्र भी और अर्थशास्त्र दोनों मैं आपसे समझना चाहूंगा। देखिए, अर्थशास्त्र का ये है कि इस तरह की खबरें आई थी कि सिलेंडर तो दे दिया सरकार ने, लेकिन उसके बाद उसकी कीमत जो थी भरवाने की वो इतनी थी कि कई परिवारों से अफोर्ड नहीं कर सकते थे, तो कई बार उन्होंने अफोर्ड नहीं करवाया, वापस वो फिर अपने परंपरागत स्रोत जिनसे वो खाना वाना बनाया करते थे वहाँ चले गए।
दूसरी बात ये कि मार्केट का सिर्फ एक सिद्धांत है डिमांड और सप्लाई का। अगर डिमांड बहुत ज़्यादा है, सप्लाई सरकार नहीं कर पा रही, तो डेफिनेटली उसके भाव ऊपर बढ़ेंगे। जितना रिमोट में जाएंगे या जितना आप ऊपर पर्वतीय क्षेत्र में जाएंगे, वहाँ आपको अगर एक्सेस नहीं है, सरकार की एजेंसी नहीं पहुँचा पा रही है, तो उसके भाव बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। दूसरी बात क्या है कि मेट्रो में जो परचेजिंग पावर है वो ठीक ठाक परचेजिंग पावर है। मेट्रो में आपको बहुत सारी कारों में गैस का सिलेंडर यूज होता हुआ मिल जाएगा। बहुत सारी कार तो अवैध रूप से, बहुत सारी कारें तो अवैध रूप से गैस सिलेंडर को चला रही हैं। तो इसलिए जो मेट्रो सेंट्रिक राज्य हैं, वो चाहे गुजरात हो, वो चाहे महाराष्ट्र हो, दिल्ली तो खैर पूरा मेट्रो राज्य का शहर ही है, तो यहाँ कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है। लेकिन बाकी जगह आपको दो तरह की समस्याएं हैं कि सिलेंडर खरीदने के लिए परचेजिंग पावर के भी इशू आते हैं। दूसरा एक्सेस भी, सरकार का भी बहुत ज़्यादा उसमें इंटरेस्ट नहीं है कि उस गांव में 2 सिलेंडर पहुंचाए, 3 सिलेंडर पहुंचाए, फिर वो जहाँ पहुंच रहे हैं तो अगर डिमांड आती है, और इस तरह की चीज़ें आपको गाँव में भी मिल जाएंगी। डोमेस्टिक सिलेंडर आपको कमर्शियल यूज़ के लिए मिल जाता है। वो सारी जो एक मॉनिटरिंग है, सर्विलेंस है, वो शहरों में, बड़े शहरों में तो अच्छी तरह लागू हो जाती है, लेकिन बहुत संभव है कि जो आप गांव में जो डोमेस्टिक के लिए दे रहे हैं वो वहाँ के स्थानीय रेस्टोरेंट में यूज़ हो रहा हो। तो वो सारी टेक्निकल समस्या हमारे सामने है। और शहर में तो फिर भी एक चीज़ है कि आप पाइप के तरीके से पहुँचा दें, वहाँ तो कोई गड़बड़ तो दिक्कतें थोड़ी कम होती है। लेकिन वो सब व्यवस्थाएं वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में मुझे लगता है समय लगेगा इसमें। तो आपको लगता है कि मॉनिटरिंग की जरूरत है, या केंद्र सरकार कोई ऐसी नीति लाए जिसमें कि पूरा का पूरा रिव्यू हो और नए सिरे से उसको ठीक करने की जरूरत है, फिल्टर करने की जरूरत है? आप ऐसा महसूस करते हैं? देखिए, ऐसा है, सरकारें चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, प्राथमिक हर सरकार का एकमात्र उद्देश्य होता है कि दोबारा सरकार में आना। तो वो पॉलिटिकल जो सेटअप है उसमें जिसके जितना इंटरेस्ट आएगा, तो मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स सिंपल ये है कि इलेक्शन से पहले डोमेस्टिक जो यूज़ है वो आप ना बढ़ाइए और कॉमर्शियल बढ़ा दीजिए, ताकि जनता से कहा जा सके भाई कि हमने आपका नहीं बढ़ाया। हालांकि सब अंततः आना जनता पे ही है। और वैसे ही जो राज्य सरकारें हैं वो पेट्रोल डीजल के भावों पर अपना कंट्रोल नहीं छोड़ना चाहेंगी। वहाँ से इनकम का मौका मिलता है, शराब और ये पेट्रोल डीजल मुझे नहीं लगता कि सरकारें इतनी आसानी से छोड़ना चाहेंगी जब तक कि उन्हें कोई कंपनसेशन का प्रावधान ना हो। तो मुझे लगता है कि ये कमोबेश ये समस्याएं ऐसे ही चलने वाली हैं। बहुत निकट भविष्य में सुधार मुझे दिखाई नहीं पड़ता। यानी एक त्रासद में हास्य की स्थिति जब मैं देखता हूँ डॉक्टर साहब, जब गांव का एक आदमी उस गैस सिलेंडर, सरकार से प्राप्त गैस सिलेंडर को काट के और दूसरे चूल्हे में इस्तेमाल करता है, लकड़ी के चूल्हे में इस्तेमाल करता है, ये मतलब कि पीड़ा भी व्यक्त होता है और प्रहसन भी साथ साथ। तो ये स्थिति में हम सब रूबरू से हो रहे हैं। आप दोनों मेहमान इसमें आए हमारे इस डिबेट में और समृद्ध किया अपनी जानकारियों से, बहुत आभारी हैं हम लोग। और आप दर्शकों से एक अनुरोध है कि हमारे TV6 न्यूज़ नेटवर्क को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारा वेब पेज भी देखें, अपने कमेंट्स भी डालें हमें, ताकि हम आपसे संवाद कर सकें। आपको कैसा प्रोग्राम लगता है इसके बारे में ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का इस डिबेट में आने के लिए, और आप दर्शकों का भी। नमस्कार। नमस्कार।